I hope you read the story. Let's continue our second story. मचल लालू. He was 23 जब उसको अरेस्ट किया गया था, जब वो 23 एज का था, लेकिन उस पर जो चार्ज लगाए गए थे उस समय वो काफ़ी बीमार हो गया था। तो उसको क्या हुआ कि वो मेंटली जो था वो केस मतलब उस समय वो मेंटली ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल। तो वो मुकदमा की सुनवाई के लिए मेंटली फिट नहीं था, तो इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था ट्रीटमेंट के लिए। तो मचल जो है वहाँ पर अच्छे से उसका इलाज हुआ और डॉक्टर ने कहा कि आप वो फिट है, उस पर आप जेल अथॉरिटीज़ को उसने लेटर भेज दिया। ये लेटर कब भेजा था? 1967 और 1996 में, कि आप उसका मुकदमा चला सकते हो, आप वो उस पर ट्रायल कर सकते हो। ट्रायल मतलब मुकदमा चलाना। बट नो वन पेड एनी अटेंशन। यहाँ पर उसका अटेंशन किसी ने भी उस पर पे नहीं किया। तो मचल जो लालू था वो फिर अभी भी कस्टडी के अंदर ही रहा। और जब रिलीज़ किया गया था उस टाइम पे वो जो ईयर था वो था जुलाई 2005 एंड ही वॉज 77 दैन। तो सोचिए वो कस्टडी में इतने सालों तक कस्टडी में ही रहा वो, यानी 23 ईयर्स में उसको, जब वो 23 का था तब उसे अरेस्ट किया गया और जब उसे छोड़ा गया था तो वो जब तक 77 का हो गया, यानी कि उसने लाइफ के अपने इम्पोर्टेंट जितने भी जो आधी से ज़्यादा जिनकी तो जेल में काट दी। ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी मतलब वो मेंटली फिट होने के बाद भी जेल अथॉरिटीज़ ने ये नहीं सोचा कि लो भाई उस पर जो केस चल रहा है उस केस को हम कंटिन्यू करें, उस केस को वो वहीं रुका रहा। ठीक है, उस पर कभी भी उस केस पे स्टडी करने के लिए जेल अथॉरिटीज़ ने ध्यान नहीं दिया। और फिर नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, मानव अधिकार आयोग, उसने जब उस जेल अथॉरिटीज़ के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं उन पर वो किया था इंस्पेक्शन वगैरह, उस पर ध्यान दिया, तब उन्हें पता चला कि इस पर तो मुकदमा चलाया नहीं गया और फिर बाद में उसे छोड़ा गया। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि मंचल की जो पूरी लाइफ थी वो वेस्ट हो गई। क्यों ना वेस्ट हो गई? क्योंकि उस पर सही तरीके से मुकदमा नहीं चलाया गया था, प्रॉपर ट्रायल। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये आज़ादी देता है राइट टू लाइफ की और लिबर्टी की। ठीक है, और इसी राइट टू लाइफ और लिबर्टी का मतलब ये है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है और आज़ादी भी है। तो यहाँ पर सिटीज़न जो है वो उसको फेयर और स्पीडी ट्रायल मिले, इस चीज़ का भी उन्हें अधिकार है कि उनके साथ फेयर ट्रायल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे रखे हैं। इस स्टोरी से हमें पता चला कि ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में तो अवेलेबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है लेकिन प्रैक्टिस में ये परफॉर्म नहीं हुए थे। क्योंकि प्रैक्टिस में अगर परफॉर्म होता तो मचल की केस को कंटिन्यू किया जाता, उसे जल्दी वो छूट सकता था। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस पे वर्कआउट करना है कि अगर ऐसे राइट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यार वो नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स कंटिन्यू आवर बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स में हम स्टार्ट करते हैं। बिल ऑफ राइट क्या होता है? इस एग्जांपल से तो हमें ये तो पता चल गया कि राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिटीज़न को कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। ये बेसिक राइट्स क्यों दिए जाते हैं? ये बेसिक राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो उन राइट्स को ना छीन सके, सिटीजन से वो राइट्स ना छीन सके, और सिटीजन्स जो है अपने राइट की वजह से अपने मतलब इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लिस्ट बनाई गई राइट्स ऑफ सिटीजन्स की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स होते हैं। जब ये जो राइट्स बनाए गए, लिस्ट बनाई गई, तब इस राइट्स को जब मेंशन किया गया और प्रोटेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब हमने इसको बनाया बिल, इसको कहा बिल ऑफ राइट। अंडरस्टैंड? तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? तो वो सारे राइट्स जो सिटीजन्स की में उनको लिस्ट बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सिटीजन्स को दिए गए, वो हमारा बिल ऑफ राइट्स कहलाता है। और बिल ऑफ राइट का मतलब यह है कि वो गवर्नमेंट को रोकता है, ठीक है, थस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन, राइट्स के अगेंस्ट वो इंडिविजुअल को कुछ नहीं कह सकते। और साथ में उन्हें एक रेमेडी भी देता है, रेमेडी यानी उपचार, कि अगर किसी को ये राइट का वायलेशन हो जाता है तो वो इन राइट्स को कैसे यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर इन राइट्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये राइट बनाए गए हैं तो ये गवर्नमेंट इजीली चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, और इंडिविजुअल would need the protection of the government, so it is necessary that government is bound to protect the rights of the individual। गवर्नमेंट भी ये राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इंडिविजुअल को जो राइट मिले गए
और गवर्नमेंट इसके लिए बाधित है भाई कि वहाँ वास्तव में वो राइट्स वो प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके लिए हमारे जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो काम करेगी। तो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से। जो सिटीजन्स को जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ये जो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स है, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, ठीक है, उन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई थी ठीक है, और उस कमेटी में उन्होंने डिमांड किया बिल ऑफ राइट्स में, और ये डिमांड उन्होंने बहुत पहले कर दी थी 1928 में कि कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स तो लोगों को मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसे राइट्स जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू वोट। मोतीलाल नेहरू ने ये बात अपनी कमेटी रिपोर्ट में 1928 में ही ये राइट्स का मेंशन किया था, और तब हमने डिसाइड किया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपको पता है हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, तो राइट्स की इम्पोर्टेंस हमें पता चल गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इंक्लूड किया गया और इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया। ठीक है, व्हेन वी इंक्लूड दीज राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दे नोन एज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मतलब सब फंडामेंट्स हैं, वो उसकी नींव है। तो फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर इम्पोर्टेंट, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिए स्पेशल प्रावधान बनाए गए ताकि इनको प्रोटेक्ट भी किया जाए और सिटीजन्स को ये राइट्स मिले। तो फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेट बाय द गवर्नमेंट। ये इतने इम्पोर्टेंट थे कि हमारे संविधान में जब बनाया गया तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि खुद गवर्नमेंट भी इन्हें वायलेट ना कर सके। तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। जितने भी और भी बहुत सारे हमारे राइट्स हैं, उन राइट्स से बिल्कुल अलग है फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स तो हमारे कभी भी चेंज हो सकते हैं, है समझ में। ऑर्डिनरी जो लीगल राइट्स हैं वो तो चाहिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो तो लॉ के अकॉर्डिंग, जो लीगल राइट्स हैं वो तो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कहाँ प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और कहाँ उनकी गारंटी मिल रही है हमें खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं और जो इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद किया जा रहा है। सो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऑर्डिनरी राइट्स को तो आप चेंज भी कर सकते हो लेजिस्लेचर लॉ, मतलब संसद में लॉ बना के, लेकिन फंडामेंटल राइट्स बाय चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कैसे चेंज हो सकते हैं या कैसे अमेंड हो सकते हैं? अमेंड मतलब संशोधन, बदलाव, वो हो सकते हैं आपके ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो सकते, बदलाव करके ही हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। और कोई भी गवर्नमेंट की जो ऑर्गन है, बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर दैट वायलेट देम। और कोई भी ऑर्गन इसे वायलेट नहीं कर सकती, इसे तोड़ नहीं सकती। तो स्टडी करते हैं जुडिशरी हैज़ द पावर, और जुडिशरी की ये पावर है और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन होने से। ठीक है, वायलेशन होने से बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है फंडामेंटल राइट्स, अगर वहाँ पर सिटीजन्स को नहीं मिल पा रहे तो वहाँ पर जुडिशरी आपको वो राइट्स दिलाएगी। जुडिशरी जानते हैं क्या होता है? जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी जो न्यायपालिका है वो आपको वो राइट्स दिलाएगी। वैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी, और इसी वजह से अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस हैं उनको इलीगल भी ठहरा सकती है इफ़ दीज वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। समझ गए? हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। गवर्नमेंट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, हमारे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि हम पहले सबसे पहले हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के नाम हमें पता होने चाहिए। वो 6 फंडामेंटल राइट्स के नेम क्या है हमारे? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
बेटा दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जिनकी बातें हम कर रहे थे, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए बनाया रहेगा। गवर्नमेंट भी इन राइट्स को हमसे नहीं छीन सकती है। और तो ये जो राइट्स हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी का, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, फ्रीडम, आज़ादी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो किसी का भी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपने रिलीजन की फ्रीडम है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे राइट्स हैं ये सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी। बिफोर स्टार्टिंग दिस राइट यू जस्ट सी हियर दैट देयर आर 2 सिचुएशंस। यहाँ पर एक सिचुएशन दे रखी है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। और यह एक स्टोरी है स्वदेश कुमार की, जो अपने गांव के अंदर विज़िट कर रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। और वो एक रोड साइड होटल के अंदर, ठीक है, टी ऑफ कप यानी चाय पीने के लिए वहाँ पर उसने बैठ गया उस होटल में। एंड उसने जब वहाँ जो उसका जो विलेज का जो लोग हैं वो उसे जानते हैं स्वदेश कुमार को, लेकिन उसके फ्रेंड को नहीं जानते थे। तो उन्होंने उसका नेम पूछ के उसकी कास्ट का पता लगा लिया। तो उन्होंने किस तरीके से उसे ट्रीट किया उसके फ्रेंड को, यहाँ देखने की बात है। उसके फ्रेंड को जो है अर्थन कप यानी कि जो मिट्टी का जो होता है कुल्हड़, उसमें चाय दी, और स्वदेश कुमार को मग में चाय दी, यानी कि अच्छे कप के अंदर। क्यों ऐसा डिफरेंस किया? बिकॉज कि वो दलित था, इस वजह से। तो देखा आपने, राइट टू इक्वलिटी है यहाँ पर, क्या उसको इक्वल माना जा रहा है? नहीं। तो इस तरीके से ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो इनइक्वालिटी होती है, असमानता दिखाई जाती है कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हमने ये राइट बनाया, राइट टू इक्वलिटी। तो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों के आगे दी गई है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक तो कानून के आगे सब बराबर है, मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी सपोज़ करिए किसी ऑर्डिनरी सिटीज़न ने अगर मर्डर किया है, या फिर एक खुद प्राइम मिनिस्टर ने किसी का मर्डर किया है, तो सब पे सेम लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो बड़ा है या रिच है, पावरफुल है, या कास्ट के नाम पे। तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी से भी, धर्म के नाम पे, ना ही रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ना प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वलिटी का मतलब ही यही, हर जगह इक्वल है, ठीक है। लॉ के आगे भी इक्वल है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, वहाँ पर भी इक्वलिटी रहेगी। यहाँ तक कि इक्वल एसेस टू शॉप, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, कहीं पर भी एक ऑर्डिनरी एक जो सिटीज़न है, चाहे वो लो कास्ट हो चाहे हाई कास्ट हो, ऐसा उसके साथ सेम बिहेवियर किया जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी जगह। पहले क्या होता था दलितों के साथ, ठीक है, दलितों के साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी की जाती थी। उन्हें टैंक, कोई पर्टिकुलर वेल से, टैंक से उन्हें या टेंपल में एंटर नहीं होना दिया जाता था, उन्हें वाटर लेने से मना करती। तो इन सब पे प्रोहिबिशन लगाया गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर कोई सब जॉब कर सकता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 जो है हमारा अनटचेबिलिटी को बंद करता है, छुआछूत बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा भी जाता है तो उस पर केस होता है, ट्रायल चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अब कुछ सिटीजन्स को सबको बराबर रखना है, तो किसी को कोई भी टाइटल्स नहीं दिया जा रहा। ये जो टाइटल्स जो हैं वो जैसे आर्मी वगैरह में जैसे होता है ना, कर्नल, मेजर, तो इन टाइटल्स को छोड़ दो आप। उसके अलावा ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स होते हैं, जैसे पहले ब्रिटिशर के ज़माने में ब्रिटिशर्स टाइटल देते थे, तो वो टाइटल्स अब नहीं दिए जाते, ठीक है। टाइटल्स का अबोलिशन। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज़ादी की स्वतंत्रता। ये किस चीज़ की स्वतंत्रता है? राइट टू फ्रीडम। अब सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 6 फ्रीडम्स जो हमें मिली गई है, 6 आज़ादी जो हमें भाई किसी भी तरीके से कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पर ये काम कर सकते हैं। पहली तो वो है जैसे कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। इसीलिए तो हमारे जो न्यूज़ वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, आपने देखे होंगे,
वो अच्छे से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस राइट। असेंबल पीसफुली, आप कहीं पर भी शांति से इकट्ठे हो जाए। ये नहीं है कि आप कहीं पे इकट्ठे हो गए और आपने मारपीट शुरू कर दी, डराना धम, नो, पीसफुली आप इकट्ठे हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। जैसे कि लेबर अपनी यूनियन बना रहे हैं, ट्रेड फॉर डॉक्टर्स यूनियन बना रहे हैं, इस तरीके से अपनी एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। आप अपने कंट्री में कहीं पर भी, अपने टेरिटरी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, इंडिपेंडेंट हैं आप, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यही है। रिसाइड एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी जगह पर वहाँ पर रह सकते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं परमानेंट वहाँ पर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई कि जो दलित है, वो दलित का जो बेटा है वो वही काम करे जो दलित करते हैं। इवन वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो अपना बिजनेस भी चला सकता है। यानी पहले हमारी सोसाइटी में इस तरीके से बंदी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे कास्ट के नाम पे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो 6 फ्रीडम्स हैं, इनको हम 6 फ्रीडम्स भी बोलते हैं, 6 फ्रीडम्स। अब आ जाता है नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कोई भी जुर्म होता है उसके लिए हमें प्रोटेक्शन है कि हम इसके मतलब अपना प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें लॉयर हायर करना पड़े किसी भी तरीके से। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू एजुकेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट के समय भी हमें कि एक तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई अरेस्ट होने के बाद में 24 आवर्स के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। और हम अपना वकील, अपना लॉयर हायर कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने केस करने के। तो ये कुछ राइट्स हमें उस समय भी दिए गए हैं, डिटेंशन के समय। डिटेंशन जब हमें अरेस्ट कर लिया जाता है उस समय की बात है, या जब हम कस्टडी के अंदर होते हैं। थर्ड हमारा हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी जब कोई भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उसके अगेंस्ट भी हम क्या क्या कर सकते हैं, वो उसे भी हमें राइट्स है। तो इसमें हमने 3 चीज़ों को ऐड किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो फर्स्ट है ट्रैफिक। क्या होता है ट्रैफिक? देखो, ट्रैफिक मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीद और फरोख्त जो होता है वो उस पर रोक लगाना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर इमोरल पर्पस, तो इस पर रोक लगाना। कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, आपके जितने भी जो क्राइम सीरियल्स हैं वहाँ पे देखा है कि विमेंस को किस तरीके से ख़रीदा जाता है, फिर उन्हें बेचा जाता है। इसी तरीके से बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया जाता है। ये इलीगल है, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब भी पुलिस को पता चलता है उन्हें अरेस्ट किया जाता है, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। दूसरा है फोर्स लेबर। आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर। या ये नहीं है कि भाई अगर वो आपके अंडर में रह के काम नहीं करना चाहता, वो छोड़ना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो छोड़ सकता है। लेकिन आप उसकी मर्ज़ी के खिलाफ आप उसे वर्क नहीं करवा सकते। या उसे ये नहीं है कि भाई आपके फादर ने हमसे ये डेप्ट लिया था, अब आप उसके बदले में काम करो। ये फोर्स लेबर आप इस तरीके से नहीं करवा सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़ार्डस जॉब्स। अब वो जो बच्चों का जो बिलो 14 ईयर्स के एज के होते हैं, वो किसी भी हज़ार्डस प्लेस पर, हज़ार्डस ऐसी जो हानिकारक जगह होती है वहाँ पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें अपने धर्म की आज़ादी है। हमारे कंट्री के अंदर आपने देखा डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, और डिफरेंट रिलीजन के लोग आराम से अपने इंडिपेंडेंट होकर अपने रिलीजन को, अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, अपने धर्म में आपने देखा है मस्जिद है, चाहे आप गुरुद्वारा में चले जाइए जी, टेंपल में चले जाइए जी, चर्च में चले जाइए, सब इंडिपेंडेंट है, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सब अपने रिलीजन को अच्छे से प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्प्रेड करना, अपने रिलीजन की बातों को स्प्रेड भी कर सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर, अपने धार्मिक मामलों को मैनेज कर सकते हैं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस, उन्हें आज़ादी है टैक्स पे करने की, ताकि वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन को और अच्छे से उसको प्रमोट कर सके, उसको बढ़ा सके। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्ट्रक्शन
और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अपनी रिलीजियस बातों को स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम्स के जो मदरसाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसी तरीके से हमारे जो पुराने जो वैदिक जो स्कूल्स होते हैं जिनमें वैदिक शिक्षा दी जाती है, इस तरीके से। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं उनके लिए है जिनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी की तमिल लैंग्वेज है, किसी की उर्दू भाषा है, तो उन्हें भी प्रोटेक्शन है लैंग्वेज की, उनके लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ में आपके वो सब रिलीजन आ जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स के अंदर हम देखते हैं वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, तो उनके लैंग्वेज उनके कल्चर को भी प्रोटेक्शन मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी अपने माइनॉरिटीज़ भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज है, इस तरीके से। लास्ट हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये हमारे जो अबाव जो 5 राइट्स हैं 1 2 3 4 और 5, इन 5 राइट्स अगर हमें नहीं मिलते तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट दे रखा है कि इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये हमारा लास्ट राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट जो है वो डायरेक्शन करेगा, उसे ऑर्डर देगा या रिट भी जारी कर सकता है कि इसे ये पर्टिकुलर राइट जो है वो इसे मिलना चाहिए, इन्फोर्स करवाएगा वो। तो ये फंडामेंटल जो राइट है वो सिटीजन को इन्फोर्स कराने में हेल्प करेगा जुडिशियरी। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।